हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के चैप्टर वर्क एंड एनर्जी में एनर्जी क्या होती है, ऊर्जा क्या होती है, इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा या एनर्जी क्या होती है। तो इसका सिंपल सा आंसर होता है कि हमारे अंदर जो कोई भी कार्य या वर्क को करने की क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसे हम एनर्जी या ऊर्जा कहते हैं। अर्थात कार्य को करने की क्षमता ऊर्जा या एनर्जी कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता या एनर्जी कहाँ से आती है। तो इसका सिंपल सा वर्ड होता है कि सजीवों में कार्य करने की क्षमता या ऊर्जा उनके द्वारा लिए जाने वाले भोजन या फूड से आती है, जबकि कोई मशीनरी होती है, जैसे व्हीकल हुई, कोई गाड़ी हुई, उसके अंदर कार्य करने की क्षमता कहाँ से आती है। तो इसका आंसर होता है कि मशीनों में या गाड़ियों में कार्य करने की क्षमता अर्थात चलने की जो क्षमता है उनकी, वह उनके ईंधन या फ्यूल से आती है। चाहे वह पेट्रोल इंजन हो या डीजल इंजन हो, ये दोनों ईंधन है और इसी से उन्हें कार्य करने की क्षमता प्राप्त होती है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन थी और एग्जाम्पल भी था कि ऊर्जा किसे कहते हैं। ऊर्जा अर्थात कार्य करने की क्षमता के लिए ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा या एनर्जी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता या कैपेसिटी को ऊर्जा कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा या एनर्जी किस प्रकार की राशि है, किस प्रकार की क्वांटिटीज होती है। तो इसका आंसर होता है कि ऊर्जा एक अदिश या स्केलर क्वांटिटीज होती है। ऊर्जा एक अदिश या स्केलर क्वांटिटीज या राशि होती है। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा को हम एसआई सिस्टम में या एसआई पद्धति में किस मात्रक के द्वारा नापते हैं। तो इसका आंसर होता है कि ऊर्जा या एनर्जी का एसआई मात्रक जूल होता है। आपको याद होगा कि कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है। कार्य इसका भी एसआई मात्रक जूल होता है। अर्थात कार्य एवं ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल होता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि यदि कार्य एवं ऊर्जा दोनों का एसआई मात्रक जूल है, तब इन दोनों के बीच में कोई ना कोई संबंध है। तो इसका आंसर है हाँ, इन दोनों के बीच में एक निश्चित रिलेशन होता है, एक डेफिनेट संबंध होता है। तो अब हम कार्य एवं ऊर्जा के बीच क्या संबंध होता है इसकी स्टडी करेंगे। अर्थात कार्य व ऊर्जा के बीच संबंध, कार्य व ऊर्जा के बीच संबंध, रिलेशनशिप इन बिटवीन वर्क एंड एनर्जी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई कार्य होता है तो कार्य करने के लिए हमेशा दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। ये अपना पहला पॉइंट होता है कि कार्य करने के लिए कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है कार्य के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। पहली वस्तु जो कार्य करती है और दूसरी वस्तु जिस पर कार्य होता है। क्लियर हो जाता है। कार्य करने के लिए कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है? दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। दो वस्तुएं ये कौन कौन सी होती हैं? तो पहली वस्तु जो कार्य करती है
और दूसरी वस्तु जिस पर कार्य किया जाता है। दूसरी वस्तु जिस पर कार्य किया जाता है। ये दो वस्तुएं होती हैं। अब इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे एक व्यक्ति है और एक फुटबॉल है। तो जब कोई व्यक्ति फुटबॉल में किक लगाता है तो क्लियर है कि व्यक्ति पहली वस्तु है जो कि कार्य कर रहा है और फुटबॉल एक दूसरी वस्तु है जिस पर कार्य हो रहा है। क्लियर हो जाता है कि कार्य करने के लिए दो वस्तुओं की आवश्यकता होती है। नंबर एक, पहली वस्तु जो कार्य करती है या जो इसके द्वारा कार्य किया जाता है जैसे व्यक्ति, और दूसरी वस्तु जिस पर कार्य होता है फुटबॉल, जिस पर व्यक्ति ने बल लगाया है या कार्य किया है। तो क्लियर है कि जो वस्तु कार्य करती है इसकी ऊर्जा में कमी आती है, क्योंकि जब व्यक्ति कार्य करता है तब इसकी एनर्जी किसके लिए स्थानांतरित हो जाती है? फुटबॉल के लिए स्थानांतरित हो जाती है, फुटबॉल के लिए ट्रांसफर हो जाती है। जो व्यक्ति या जो वस्तु कार्य करता है इसकी ऊर्जा में कमी आती है। जो वस्तु कार्य करती है इसकी ऊर्जा में कमी आती है। और दूसरा, जिस वस्तु पर कार्य होता है या जिस वस्तु पर कार्य किया जाता है इस वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि होती है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान रखने वाली होती है कि पहली वस्तु की ऊर्जा में जितनी कमी आती है दूसरी वस्तु की ऊर्जा में उतनी ही वृद्धि होती है। अर्थात पहली वस्तु की ऊर्जा में आने वाली कमी दूसरी वस्तु की ऊर्जा में होने वाली वृद्धि के बराबर होती है। पहली वस्तु की ऊर्जा में कमी किसके बराबर रहेगी? दूसरी वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि के। इससे सिद्ध होता है कि कार्य करने के दौरान, जो कि दो वस्तुओं के द्वारा होता है, इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण होता है और यह ऊर्जा का स्थानांतरण ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार होता है। दूसरी वस्तु की ऊर्जा में वृद्धि के बराबर होता है। अर्थात कार्य करने के दौरान जो ऊर्जा का स्थानांतरण होता है यह ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार होता है। अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार होता है। क्लियर है? जो वस्तु कार्य करती है उसकी ऊर्जा में कमी आती है और जो जिस वस्तु पर कार्य होता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। और ऊर्जा में आने वाली कमी किसके बराबर होगी? ऊर्जा में होने वाली वृद्धि के, दूसरी वस्तु की ऊर्जा में होने वाली वृद्धि के बराबर होती है। ये कार्य व ऊर्जा के बीच का संबंध था जो कि काफ़ी सिंपल था। अर्थात अब इसमें एक चीज़ और आपको देखना है कि जिस वस्तु की ऊर्जा में कमी आती है उसको हम नेगेटिव W से लिखते हैं। अर्थात जो वस्तु कार्य करती है उसके द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक रहेगा और जिस वस्तु पर कार्य होता है उस पर होने वाला कार्य धनात्मक होता है, क्योंकि इसकी ऊर्जा में वृद्धि हो जाती है। अब इसके बाद क्वेश्चन आता है कि जब हम कार्य और ऊर्जा के बीच का संबंध समझ चुके होते हैं तो अब एक कॉन्सेप्ट और बन जाता है कि यह ऊर्जा और कितने रूप में पाई जाती है, ऊर्जा के डिफरेंट फॉर्म्स क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ऊर्जा के जो डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं इसके बारे में स्टडी
करेंगे। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके सिंपल थे जो कि आपको समझ में आ गए हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के स्वरूप। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी या ऊर्जा के स्वरूप। यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा कितने रूपों में पाई जाती है। तो ऊर्जा के जो डिफरेंट रूप होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, उन्हें हम एक सिंपल फार्मूला MELT मेल्ट पिघलना मेल्ट्स स्क्वायर NC के द्वारा लर्न कर सकते हैं कि ऊर्जा निम्न रूपों में पाई जाती है। पहला है M। इस M का मतलब होता है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल E फॉर एनर्जी अर्थात यांत्रिक ऊर्जा। पहली ऊर्जा कौन सी होती है? यांत्रिक ऊर्जा। इसके बाद आता है E। E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल विद्युत E फॉर एनर्जी ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा। इसके बाद आती है L। L स्टैंड फॉर लाइट एनर्जी, लाइट एनर्जी। लाइट मीन्स प्रकाश। प्रकाश भी ऊर्जा का एक स्वरूप होता है, एक फॉर्म होता है। MELT। T स्टैंड्स फॉर थर्मल, थर्मल एनर्जी। थर्मल इसका मतलब होता है तापीय ऊर्जा। S स्क्वायर अर्थात S दो बार है। पहली बार जो S आया है इसका मतलब है साउंड एनर्जी या ध्वनि ऊर्जा। साउंड एनर्जी अर्थात ध्वनि ऊर्जा। इस S का मतलब है सोलर एनर्जी, सोलर एनर्जी अर्थात सौर ऊर्जा। क्लियर हो जाता है। 1 2 3 4 5 और 6 अभी आपने ऊर्जा के 6 रूप पढ़ लिए हैं, इनकी स्टडी कर ली है। अभी हम इनकी डेफिनेशन भी देखते हैं। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, तो आप इसको लगातार पढ़ते जाएं और साथ साथ नोट्स बनाते भी जाएं। N स्टैंड फॉर न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी या नाभिकीय ऊर्जा। C स्टैंड फॉर केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा। ये एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स अब हम जो सबसे पहला इसका फॉर्म है मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है, इसकी स्टडी करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसको लिख लें। पहली एनर्जी है
मैकेनिकल एनर्जी, इसकी स्टडी करेंगे। मैकेनिकल या यांत्रिक ऊर्जा। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं। तो इसका एक सिंपल सा वर्क होता है कि कोई भी ऊर्जा जो किसी वस्तु में यांत्रिक कार्य के कारण उत्पन्न होती है या यांत्रिक कार्य के कारण संचित होती है, उसकी यांत्रिक ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक कार्य से क्या मतलब है, जब हम किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएं तब हमें उसमें जो कार्य करना पड़ता है वही उसकी यांत्रिक ऊर्जा हो जाती है। किसी वस्तु जैसे स्प्रिंग है, उसको हमने दबा दिया और उसको छोड़ दिया, तब स्प्रिंग उछल जाती है। क्यों उछल जाती है? यांत्रिक ऊर्जा के कारण। क्योंकि स्प्रिंग को दबाने में हमने जो कार्य किया है वही कार्य स्प्रिंग की एनर्जी में या ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यांत्रिक ऊर्जा के एग्जाम्पल होते हैं, जिसकी सिंपल डेफिनेशन होती है वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में यांत्रिक कार्य के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात वह ऊर्जा जो यांत्रिक कार्य के कारण, मैकेनिकल वर्क के कारण, वह ऊर्जा जो किसी वस्तु में यांत्रिक कार्य के कारण उत्पन्न होती है, यांत्रिक ऊर्जा या मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा मुख्यतः दो रूपों में पाई जाती है। इसका जो पहला रूप होता है वह होता है स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, और यह पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल भी हो सकती है, इलेक्ट्रिसिटी या प्रत्यास्थ भी हो सकती है, गुरुत्वीय भी, स्थितिज ऊर्जा भी हो सकती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है। इसकी डिटेल स्टडी हम अलग से किसी वीडियो में करेंगे। स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा या पोटेंशियल एनर्जी। नंबर दूसरी इसमें जो आती है गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी। ये मुख्यतः इन दो रूपों में पाई जाती है। क्या इन दोनों प्रकार की ऊर्जाओं के आधार पर हम मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं? तो इसका आंसर है हाँ। इन दोनों प्रकार की एनर्जी के आधार पर भी हम मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। मैकेनिकल एनर्जी, इसकी जो सेकेंड डेफिनेशन है वह इस प्रकार से रहेगी, ME मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा वास्तव में किसी वस्तु में उपस्थित पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा और इसकी गतिज ऊर्जा के योग के बराबर होती है। अर्थात किसी वस्तु की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग को स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा के योग को मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा व गतिज ऊर्जा के योग को मैकेनिकल एनर्जी या यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं।
इसका मात्रक क्या रहेगा? तो इसका भी आंसर है कि इसका मात्रक जूल ही रहेगा। ये किस प्रकार की राशि रहेगी? अदिश या स्केलर क्वांटिटीज रहेगी। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन हो जाती है और इसकी सिंपल यूनिट हो जाती है, क्लियर हो जाता है यहाँ पर मैकेनिकल एनर्जी। इसके बाद जो सेकेंड एनर्जी है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अब हम इसकी स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिकल एनर्जी या विद्युत ऊर्जा, इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि वह ऊर्जा जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होती है विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। वह ऊर्जा जो विद्युत धारा या इलेक्ट्रिक करंट, इसको आप सिंपल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब कोई भी एक पंखा होता है, बिजली का पंखा, बिजली चली जाती है, लाइट चली जाती है, तब यह चलना बंद कर देता है। तो क्लियर है कि विद्युत ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाएगी? जो विद्युत धारा के कारण उत्पन्न होती है। पंखा क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है। वह ऊर्जा जो विद्युत धारा के कारण, इलेक्ट्रिक करंट के कारण उत्पन्न होती है, के कारण उत्पन्न होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। विद्युत धारा यदि बंद हो जाती है तो विद्युत ऊर्जा भी बंद हो जाती है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है कि ये विद्युत धारा या इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत धारा का स्रोत क्या है? तो विद्युत धारा ये हमें सेल से प्राप्त होती है और जनरेटर से प्राप्त होती है। सेल, इलेक्ट्रोलाइट सेल या विद्युत सेल आप इसको लिख सकते हैं। यहाँ पर सेल का मतलब कोशिका नहीं है, इसलिए इसको लिख दिया विद्युत सेल। जहाँ पर भी प्लस माइनस लिखा होता है ये डीसी करंट होता है, डायरेक्ट करंट। और दूसरा जो सेल होता है जो कि हमें करंट होता है, जो कि हमें जनरेटर से प्राप्त होता है, एसी करंट भी होता है और डीसी करंट भी होता है। अर्थात विद्युत धारा दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। इसी आधार पर जनरेटर भी दो प्रकार के होते हैं, एसी और डीसी। एसी ये प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है, अल्टरनेटिंग करंट, और डीसी ये डायरेक्ट करंट कहलाती है या दिष्ट धारा कहलाती है। इसके बारे में स्टडी आप आगे की क्लासेस में करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा, इसमें लाइव वायर और न्यूट्रल वायर होता है, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर होता है। और डीसी धारा, इसमें हमेशा प्लस और माइनस चिन्ह होते हैं, जैसे सेल में बने रहते हैं प्लस और माइनस। तो क्लियर है कि ये प्लस माइनस है, अर्थात सेल से हमें कौन सी धारा मिलती है? दिष्ट धारा या डायरेक्ट करंट। इसके बाद जो नेक्स्ट एनर्जी है वह है लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी अर्थात प्रकाश ऊर्जा। क्वेश्चन आता है कि प्रकाश ऊर्जा क्या है, यह कैसे उत्पन्न होती है? प्रकाश ऊर्जा, प्रकाश किससे उत्पन्न होता है? सूर्य से उत्पन्न होता है, बल्ब से उत्पन्न होता है। तो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न करती हैं दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं।
और वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाती हैं। जैसे मोबाइल, टीवी तो प्रकाश देता है, चेयर, मेज, ये सारी अदीप्त वस्तुएं। प्रकाश ऊर्जा किसे कहेंगे? वह ऊर्जा जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। वह ऊर्जा जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये सामान्यतः अदीप्त वस्तुएं होती हैं जो कि हमें प्रकाश के द्वारा दिखाई देती हैं। दीप्त वस्तुएं हमें स्वयं दिखाई देती हैं क्योंकि ये प्रकाश उत्पन्न करती हैं। वह ऊर्जा जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश ऊर्जा कहलाती है। अब क्वेश्चन आता है कि प्रकाश उत्पन्न कैसे होता है? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है कि प्रकाश सामान्यतः उच्च ताप वाली वस्तुओं से उत्पन्न होता है। प्रकाश सामान्यतः उच्च ताप वाली वस्तुओं से उत्पन्न होता है। कोई भी वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न करती है वह हमेशा ही उच्च ताप पर होती है। जैसे विद्युत बल्ब, कोई भी विद्युत बल्ब हो, आप जब इसे टच करते हैं, छूते हैं तो ये गर्म लगता है। सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता है, यह भी गर्म होता है। क्लियर है? प्रकाश हमेशा गर्म वस्तुओं से उत्पन्न होता है जो कि दीप्त होती हैं। क्लियर हो जाता है प्रकाश ऊर्जा। इसके बाद टी, थर्मल या तापीय ऊर्जा। ताप किसे कहते हैं? तापीय ऊर्जा या थर्मल एनर्जी। आपको यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है जिससे कि आपको आगे की क्लासेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आए, आपको सब्जेक्ट रटना नहीं पड़े, आपको सब्जेक्ट समझ में आएगा तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अदरवाइज एग्जाम में आप जो क्वेश्चन सोच के जाते हैं वो क्वेश्चन आपको मिलता नहीं है। तापीय ऊर्जा किसे कहते हैं? क्लियर है? थर्मल, सबसे पहले तो आप ये समझें ताप। ताप क्या है? टेम्परेचर क्या है? ताप या टेम्परेचर किसी वस्तु के ठंडेपन या गर्माहट की माप को तापमान कहते हैं या ताप कहते हैं। किसी वस्तु के ठंडेपन, कोल्डनेस या गर्माहट, हॉटनेस की माप को ताप कहते हैं। यदि कोई वस्तु ठंडी है तो उसका ताप कम होगा और जो वस्तु गर्म है उसका ताप अधिक होता है। ठंडेपन या गर्माहट की माप को ताप कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। तापमान या टेम्परेचर एक मूल राशि है। SI मात्रक इसका केल्विन होता है। तापमान किस प्रकार की राशि है? टेम्परेचर एक मूल राशि है। इसका SI मात्रक के या केल्विन होता है, ये आप जानते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि यदि दो वस्तुएं हैं A और B, एक वस्तु A का ताप 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरी वस्तु का ताप 60 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो क्लियर है ये अधिक ताप पर है और ये कम ताप पर है। जब इन दोनों वस्तुओं को हम संपर्क में रख देते हैं इस तरह से A और B, तब क्या होता है कि वस्तु A से ऊष्मा वस्तु B में जाती है और जब तक जाती है जब तक कि दोनों वस्तुओं का ताप समान ना हो जाता है। समान हो जाएगा मतलब कितना कितना?
70 डिग्री सेंटीग्रेड। और जैसे ही वस्तु का ताप, दोनों वस्तुओं का ताप 70 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, ऊष्मा का आदान प्रदान रुक जाता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु की ओर जो ऊष्मा जा रही है वह रुक जाती है। तो इसी के आधार पर हम तापमान या तापमान को तो हम परिभाषित कर चुके हैं, तापीय ऊर्जा को परिभाषित करते हैं, अर्थात कि तापांतर के कारण स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहते हैं। इसे हम लिख सकते हैं तापीय ऊर्जा। तापांतर के कारण स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को स्थानांतरित ट्रांसफर होने वाली तापांतर के कारण स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा को तापीय ऊर्जा कहते हैं। तापीय ऊर्जा कहते हैं और तापीय ऊर्जा ही ऊष्मा कहलाती है। तापीय ऊर्जा ही क्या कहलाएगी? ऊष्मा कहलाती है। तापीय ऊर्जा या ऊष्मा का जो एसआई मात्रक होता है वह किलो कैलोरी होता है। कैलोरी सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक होता है। एसआई मात्रक इसका किलो कैलोरी होता है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाता है। तो कोई यहाँ पे एक चीज़ और समझ लें, गर्माहट और ठंडेपन, जो भी वस्तु हमें ऊष्मा देगी वह हमें गर्म लगती है, क्योंकि उस वस्तु का ताप हमारे शरीर के ताप से ज़्यादा है। तो क्लियर है, हमें कोई वस्तु गर्म कब लगेगी? जब वह वस्तु हमें ऊष्मा देगी। और कोई वस्तु हमें ठंडी कब लगती है? जब वह वस्तु हमसे ऊष्मा लेती है। जैसे बर्फ़ है, हमें ठंडी लगती है, क्यों? क्योंकि यह हमारी शरीर से ऊष्मा लेती है और पिघलने लगती है, तो बर्फ़ हमें ठंडी लगती है। कोई गर्म लोहे का टुकड़ा है, ये हमारे शरीर को जलाने की कोशिश करता है, जलाता है और हमारे शरीर के लिए ऊष्मा देता है, इसलिए हमें गर्म लोहे की छड़ गर्म लगती है। पॉइंट क्लियर हो जाता है। और इसमें आपने देखा होगा, यहाँ पे इसका तापमान था 80, वस्तु ए का, वस्तु बी का ताप 60 डिग्री, दोनों मिश्रण का ताप 70। तो इसके ताप में कितनी कमी आई? 10 डिग्री सेंटीग्रेड। 80 माइनस 70 10। बी वस्तु के ताप में वृद्धि 70 माइनस 60 10, अर्थात कि स्थानांतरित ऊष्मा जो कि तापांतर के कारण होती है, इसमें एक वस्तु द्वारा दी गई ऊष्मा दूसरी वस्तु द्वारा ली गई ऊष्मा के बराबर होती है। एक कैलोरीमिति का सिद्धांत है। आपको यहाँ जहाँ तक समझ में आ गया उतना सफिशिएंट है। इसके बाद MLTS, S स्टैंड फॉर साउंड एनर्जी और सोलर एनर्जी। अब क्वेश्चन आता है कि साउंड एनर्जी क्या है? साउंड एनर्जी ध्वनि ऊर्जा। इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन आती है साउंड एनर्जी। साउंड एनर्जी से हमारा मतलब होता है श्रव्य तरंगों से। श्रव्य तरंगों, ऑडिबल वेव्स, श्रव्य तरंगें। इसके जो ऊपर रहेंगी वो रहेंगी पराश्रव्य तरंगें, और जो उसके नीचे आती हैं वो कहलाती हैं अपश्रव्य तरंगें। श्रव्य तरंगें अर्थात
हमें जो तरंगें सुनाई देती हैं वो तरंगें श्रव्य तरंगें कहलाती हैं। सिंपल सी बात होती है। और हमें कौन सी तरंगें सुनाई देती हैं? जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। ये क्या है? श्रव्य तरंगों की परास या रेंज होती है। तो इसी के आधार पर हम साउंड एनर्जी को परिभाषित करते हैं कि वे तरंगें जिनका अनुभव हम अपनी श्रवण इंद्रियों के द्वारा करते हैं, या वह ऊर्जा जिसका अनुभव हम श्रवण इंद्रियों या कानों के द्वारा कर सकते हैं, साउंड एनर्जी या ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। वह ऊर्जा जिसका अनुभव हम अपनी वह ऊर्जा जिसका अनुभव हम अपनी श्रवण इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं या कानों के द्वारा कर सकते हैं, ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। श्रवण इंद्रियों के द्वारा अनुभव लिखना छूट गया यहाँ पर। वह ऊर्जा जिसका अनुभव श्रवण इंद्रियों के द्वारा होता है, ध्वनि ऊर्जा कहलाती है। वह ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसका अनुभव हम अपने कानों के द्वारा नहीं कर पाते हैं। ये अपश्रव्य तरंगें हैं। और जिनकी 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाती है वह पराश्रव्य तरंगें कहलाती हैं, साउंड एनर्जी होती है। इसके बाद आता है आपका सोलर एनर्जी। सोलर अभी काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। सोलर प्लेट, सोलर प्लेट। सोलर एनर्जी किसे कहते हैं? तो सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा वह ऊर्जा जो सूर्य से प्राप्त होती है, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा गर्म क्यों होती है? इसमें पाई जाने वाली इंफ्रारेड किरणों के कारण या अवरक्त किरणों के कारण सूर्य की ऊर्जा गर्म होती है। अवरक्त किरणों के कारण यह ऊर्जा गर्म होती है और सूर्य से आने वाली कौन सी किरणों को पृथ्वी का सुरक्षा कवच अर्थात ओजोन लेयर रोक लेती है? तो इसका आंसर है पराबैंगनी किरणों को या अल्ट्रावायलेट किरणों को। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर पाई जाने वाली इसका सुरक्षात्मक आवरण है। ओजोन की बनी होती है। ओजोन एक गैस है। ओजोन परत कौन सी किरणों को रोकता है? पराबैंगनी किरणों को या अल्ट्रावायलेट रेस के लिए यह रोकता है, यूवी रेस को रोकता है, जिससे कि पृथ्वी पर बीमारियां रुक जाती हैं। ये कौन सी रेस थी अपनी? सोलर। इसके बाद आती है न्यूक्लियर और न्यूक्लियर के बाद है केमिकल। अब क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? तो आपको जो न्यूक्लियर है या परमाणु, ये आतंक का पर्याय है, खौफ का पर्याय होता है। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर एनर्जी, इसको आप समझ लें, नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा
क्वेश्चन आता है कि नाभिकीय ऊर्जा क्या होती है, तो आप इसका जब नाम पढ़ेंगे नाभिकीय ऊर्जा अर्थात वह ऊर्जा जो नाभिकीय अभिक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होती है। इसी तरह से आप कर लें, वह ऊर्जा जो नाभिकीय अभिक्रियाओं से प्राप्त होती है। नाभिकीय अभिक्रियाओं, इसको आप लिख सकते हैं, वह ऊर्जा जो नाभिकीय या न्यूक्लियर रिएक्शन के फलस्वरूप प्राप्त होती है। अभिक्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होती है। न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। क्लियर हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि न्यूक्लियर एनर्जी ये कहाँ से हमें प्राप्त होती है, तो इसका आंसर है कि जो सूर्य से आने वाली ऊर्जा होती है, सूर्य की जो ऊर्जा हमें मिलती है, सूर्य ऊर्जा, इसका भी स्रोत नाभिकीय रिएक्शन है। क्योंकि सूर्य में जो रिएक्शन होती है वह रिएक्शन भी एक प्रकार की नाभिकीय अभिक्रिया है और इस नाभिकीय अभिक्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन। सूर्य की ऊर्जा कौन सी क्रियाओं के फलस्वरूप प्राप्त होती है? सूर्य की ऊर्जा कौन सी ऊर्जा है, इसको आप समझें, सौर ऊर्जा। और सौर ऊर्जा किस कारण से प्राप्त होती है, किस ऊर्जा से, किस क्रिया से प्राप्त होती है? तो इसका आंसर है नाभिकीय अभिक्रिया से। सौर ऊर्जा कौन सी क्रियाओं से उत्पन्न होती है? नाभिकीय अभिक्रियाओं से। कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया है, कौन सी? ये कहलाती है नाभिकीय संलयन। सूर्य से आने वाली ऊर्जा नाभिकीय संलयन अभिक्रियाओं के कारण आती है। सूर्य की ऊर्जा सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा कौन सी अभिक्रियाओं से उत्पन्न होती है? नाभिकीय अभिक्रिया से। और क्वेश्चन आता है कौन सी नाभिकीय अभिक्रिया, तो इसका आंसर होता है नाभिकीय संलयन। और दूसरी जो नाभिकीय ऊर्जा हमें प्राप्त होती है वह नाभिकीय रिएक्टर से प्राप्त होती है। नाभिकीय रिएक्टर। और जो परमाणु बम होता है, एटम बम, इससे भी हमें कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? एटम बम से न्यूक्लियर एनर्जी प्राप्त होती है। न्यूक्लियर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा उत्पन्न करता है, जिससे काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रॉय होता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें नष्ट हो जाती हैं। ये न्यूक्लियर एनर्जी थी। इतना ही सफिशिएंट है अभी। इसके बाद आता है सी। सी का मतलब केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी, इसमें सारी रिएक्शन की एनर्जी आ जाती है। केमिकल रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। केमिकल एनर्जी या रासायनिक ऊर्जा, वह ऊर्जा जो रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त होती है। इस सिंपल डेफिनेशन हो जाती है। यहाँ से आप शुरू करें, वह ऊर्जा या एनर्जी जो केमिकल रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त होती है।
जो रासायनिक अभिक्रियाओं से प्राप्त होती है। रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। और इसमें आपकी सभी ऊर्जाओं को आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा जो कि सूर्य में होती है। नाभिकीय विखंडन से प्राप्त अभिक्रिया, नाभिकीय विखंडन परमाणु बम में भी होता है और नाभिकीय रिएक्टर में भी होता है। इसके अलावा कुछ अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्मा शोषी, जो ऊष्मा का अवशोषण करती हैं। ये सारी ऊर्जा कौन सी कहलाती है? रासायनिक ऊर्जा कहलाती है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है आपको उसी का आंसर लिखना है। तो यहाँ पे आपके ये पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। इसके बाद आप कई क्वेश्चंस होते हैं जिनके आंसर आसानी से दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपसे क्वेश्चन आता है कि ऊर्जा किसे कहते हैं, आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, ऊर्जा किस प्रकार की राशि है, कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है, कार्य करने के लिए कितनी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, क्लियर हो जाता है। कार्य करने के दौरान किस वस्तु की ऊर्जा में कमी आती है, तो क्लियर है, जो वस्तु कार्य करती है उसकी ऊर्जा में कमी आती है और जिस वस्तु पर कार्य होता है उसकी ऊर्जा में वृद्धि होती है। ये नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होता है। ऊर्जा कितने स्वरूप में पाई जाती है? MELT, मेल्ट्स, स्क्वायर, NC। यांत्रिक, विद्युत, प्रकाश, ताप, सौर ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा और रासायनिक ऊर्जा। ये सारी ऊर्जाओं के रूप थे जो आप आसानी से लिख सकते हैं और इसको वीडियो का स्टडी करते हुए आप आसानी से नोट्स बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इस चैनल के लिए लाइक करें, वीडियो के लिए भी लाइक करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएं और आपको साइंस सब्जेक्ट में कहीं पर कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसी तरह आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।